अचानक ही ट्रेन ने हॉर्न दिया। अमन समझ गया कि शायद कोई स्टेशन आ गया है। वो अपने स्लीपर डिब्बे में से झांककर देख रहा था, सुजानगढ़। हाँ, यही नाम लिखा हुआ था स्टेशन पर। आज दोपहर की ट्रेन से ही वो नवलगढ़ के लिए निकला था। पुरातत्व विभाग में कंस्ट्रक्शन विभाग का अधिकारी था वो। कल ही बड़े अफसर ने उसे अपने केबिन में बुलाया था। वो जानते थे कि अमन को अजीबोगरीब जगह पर काम करना कितना एक्साइटेड करता है। वो पूरे जोश के साथ वहाँ काम करता है, खासकर जहाँ भूत प्रेत जैसी बातें प्रसिद्ध हो उस जगह के लिए। वहाँ पर अमन बड़े ही मन लगाकर काम करता है। बस उसके इसी शौक को जानते हुए बड़े अफसर ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अमन, माय डियर, हमने सुना है तुम रहस्यमय जगहों पर काम करके खुश होते हो, तो तुम्हारे लिए एक काम है। यहाँ से 12 घंटे की दूरी पर नवलगढ़ है, वहाँ के किले का री-रेनोवेशन करना है। वो जगह 200-300 सालों से ऐसे ही पड़ी है। सरकार का मानना है कि उसे रिनोवेट करके पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन क्या सर? अमन ने उत्सुकतावश पूछा। उस जगह के लिए ये प्रसिद्ध है कि वहाँ ना जाने क्या है। जो भी उस किले की मरम्मत के लिए जाता है वो वहाँ पर काम नहीं कर पाता, या तो वो छोड़कर भाग आता है या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। तुमसे पहले भी बहुत से अफसर वहाँ गए हैं, लेकिन कोई भी वहाँ टिक नहीं पाया। ओके सर, तो ये था लेकिन का मतलब। आपने बहुत ही सही इंसान को चुना है इस काम के लिए। हम वहाँ जाएंगे भी और काम भी करके दिखाएंगे। आई होप सो। अमन, हमें आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि ये काम हमें 2 साल से मिला हुआ है। अब ऊपर से दबाव बढ़ने लगा है। सरकार भी पूछताछ कर रही है कि इतनी बढ़िया लोकेशन पर वो किला होने पर भी वो इतने सालों से वीरान पड़ा है। सर, आप किसी बात की चिंता ना करें। मैं कल ही अपने पूरे स्टाफ के साथ उस जगह चला जाता हूँ और काम देखकर आपको फ़ोन पर बता दूंगा कि वो कितने दिन में हो जाएगा। ये कहकर अमन बड़े साहब के कमरे से निकलकर अपने केबिन में आया और सीधा अपने लैपटॉप पर बैठकर उस जगह को गूगल सर्च करने लगा। लेकिन बहुत कम ही उस रियासत के विषय में लिखा हुआ था। नवलगढ़ रियासत के राजा शमशेर सिंह थे। सुना था कि उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ करवाएं, दान दिए, तब जाकर एक लड़का हुआ था उन्हें। बस ये सब लिखा हुआ था, इससे आगे कुछ भी नहीं लिखा था। हाँ, एक बात जरूर लिखी थी कि इतना सुंदर और रमणीय स्थल होने पर भी वो किला सुनसान पड़ा था। ऐसा क्यों था, उसका कोई भी जिक्र वहाँ नहीं था। अमन को ये बात बड़ी अजीब लगी कि नेट पर उस जगह की तस्वीरें देखकर वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, लेकिन फिर भी सुनसान पड़ी है। ऐसा क्यों है? जरूर कोई बात है उस जगह में जिसका जिक्र भी इंटरनेट पर नहीं है। अब तो जाकर ही पता चलेगा कि आखिर क्या राज है उस जगह में, जो कोई भी अधिकारी वहां ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता। अगर टिकता है तो वो पागल हो जाता है। बस अमन को अपना पसंदीदा काम मिल गया था। वो हमेशा ही खुराफाती दिमाग वाला था। उसकी माँ अक्सर उसे डांटती थी कि क्या तुम सारा दिन भूत प्रेत से संबंधित जानकारी और फिल्म किताबें पढ़ते रहते हो। देखना अमन, एक दिन अगर सही में भूत प्रेत से वास्ता पड़ा तो ये सब पढ़ना भूल जाओगे। अमन भी हंसते हुए कहता, देखते हैं माँ क्या होगा उस वक्त। लेकिन अब ती मन में ये जबरदस्त इच्छा है कि एक बार भूत से मुलाकात हो जाए, लेकिन वो मिलते ही नहीं। माँ की बातों को वो अवसर हंसी में उड़ा देता था, लेकिन उसका ये मानना तो था कि अगर भगवान है तो शैतान भी जरूर है, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, जैसे दिन के साथ रात। सुख है तो दुख भी है, तो फिर भगवान है तो शैतान भी है इसी दुनिया में। जिसके चलते वो कभी कभार तांत्रिक ओझाओं के यहाँ भी जाया करता था, उनसे ये विद्या सीखने के लिए। एक जुनूनी हद तक अमन में इन विद्याओं को सीखने की चाह थी।
साथ ही एक मंदिर माँ भगवती के में भी वो जाता था। वहाँ की गुरु माँ से विशेष लगाव था उनका। वो भी माता रानी की विशेष भक्तों में मानी जाती थी। डाकिनी, शाकानी आदि के विषय में उन्होंने ही अमन को ज्ञान दिया था। वो हर मंगलवार और शनिवार विशेष पूजा में गुरु माँ के साथ सम्मिलित होता था। कभी कभार किसी के यहाँ भूत प्रेत बाधा होती थी तो उसी मंदिर की पुजारिन गुरु माँ को ही लोग बुलाकर ले जाते थे। साथ में अमन भी गया था 1-2 बार। एक बार उनकी फैट में आते आते बचा था अमन, तब से गुरु माँ ने उसे मना कर दिया था अपने साथ ले जाने के लिए। वो कहती थी कि एक बार तुम इन विद्याओं में पारंगत हो जाओ फिर कहीं भी जा सकते हो। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा सामना किससे हो रहा है तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। अब अमन बहुत हद तक इन विद्याओं का माहिर हो गया था। एक बार ऑफिस में उसके एक कलीग ने एक मकान किराए पर लिया था। उसमें अजीबोगरीब हरकतें होती थी। रात के समय रसोई घर का नल अपने आप बंद पड़ता तो कभी बर्तन धड़ाधड़ गिरने लगते, कभी ऐसे लगता जैसे पूरे घर में पायल बहकर कोर्ट चल रहा है। वो बेचारा बड़ा ही परेशान रहता था। नया नया आया था उस शहर में, किसी को जानता भी नहीं था। सारी रात जागते रहने से उसकी आंखें सूज गई थी। एक दिन अमन ने उससे पूछा, क्या बात विनोद, आजकल बड़े चुपचाप रहते हो? अमन ने इतने अपनेपन से पूछा कि विनोद की आंखें भर आईं, क्योंकि इतने बड़े शहर में कोई भी नहीं था जिससे विनोद अपने मन की बात कह पाता, और ना ही वो घर बदल सकता था क्योंकि इतनी मुश्किल से इंडिपेंडेंट घर मिला था। जब अमन ने उससे पूछा तो वो आंसू पोंछकर बोला, यार एक बात करनी थी तुमसे। वो बात भी मैं तुमसे इसलिए कर रहा हूँ कि तुम इन सब चीज़ों में विश्वास करते हो। हाँ निसंकोच बताओ, अपने मन की बात मैं भी देख रहा हूँ तुम इन दिनों बहुत परेशान रहते हो, जिसका असर मैं तुम्हारे काम पर भी देख रहा हूँ। बात ऐसी है यार, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक मकान किराए पर लिया है। 2 महीने का एडवांस दे चुका हूँ, वो भी किसी से उधार लेकर। लेकिन यार उस घर में जब से गया हूँ रातों की नींद ही उड़ गई है। क्यों, ऐसा क्या है उस मकान में? यार शाम को जब घर पहुंचता हूं तो सुबह का साफ सुथरा किया हुआ घर सारा बिखरा मिलता है। जैसे तैसे उसे करीने से साफ करता हूं, तभी कभी बाथरूम का नल अपने आप चलने लगता है तो कभी रसोई घर का। कल तो हद ही हो गई, सेल्फ पर रखे बर्तन धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे। मैं जैसे तैसे भूखे पेट ही अपने पलंग पर रजाई ओढ़कर लेट गया तो ऐसे लगा जैसे कोई पायल पहनकर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ दौड़ रहा है। मैंने रजाई को कस के पकड़ लिया और मुंह अंदर दे लिया ताकि मुझे आवाज ना सुने, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने, जो उस घर में है, उसने मेरी रजाई को एक झटके ने खींचकर फर्श पर डाल दिया। भर सर्दी की रात में भी मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैं तुरंत मेन डोर की ओर भागा और सिटकनी खोलकर बाहर भाग आया और रात को ही सौरभ के घर जाकर सोया। ये कहकर विनोद फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो और मकान ले ले। अमन बड़े ही गौर से उसकी बातें सुन रहा था। फिर वो बोला, विनोद क्या कभी कुछ दिखाई भी दिया है वहां पर? नहीं, बस वो अदृश्य शक्ति केवल अपने होने का एहसास करवाती है। विनोद तुम अब अपने आप को अकेला महसूस मत करो। जब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तुम मेरे घर आकर रह सकते हो। मैं तुम्हारे घर? क्यों नहीं भाई, देखो ज्यादा बड़ा घर तो नहीं है हमारा, हो दिलों में बहुत जगह है हमारे। अमन ने हंसते हुए कहा, तुम भी ये कैसी बातें कर रहे हो? इतने बड़े शहर में तुमने मुझे अपना समझकर अपने घर में रहने को बोला, ये कितनी बड़ी बात है। विनोद ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। विनोद कल संडे है इसलिए ऑफिस तो जाना नहीं है, आज शनिवार की रात है, आज तुम्हारी जगह मैं सोऊंगा तुम्हारे घर में और मैं देखता हूँ कि आखिर क्या है उस घर में।
अमन ने विनोद को ध्यानस बंधाया और अपने केबिन में आ गया। शाम को 5 बजे अमन ने विनोद को अपनी बाइक पर बैठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। पहले विनोद को अपने घर छोड़कर और माँ से उसका परिचय करवाकर अपने कमरे में ले गया और बोला, विनोद आज तुम यहीं सोना, मैं कुछ जरूरी सामान लेकर तुम्हारे घर जा रहा हूँ। ये कहकर अमन ने कुछ जरूरी सामान जैसे गंगाजल, अलौकिक स्वास्तिक, माता रानी की मूर्ति और एक स्फटिक माला अपने झोले में लेकर वो विनोद के घर के लिए चल पड़ा। अमन थोड़ी ही देर में विनोद के घर के आगे खड़ा था। अमन ने सोचा पहले आस पड़ोस से इस घर के विषय में पूछना चाहिए, इसलिए उसने उस मकान के बिल्कुल सामने एक चाय की टपरी थी, वहां जाकर चाय वाले से 1 कप चाय बनाने को कहा और सामने पड़े बेंच पर बैठ गया। उस माला अपने झोले में लेकर वो विनोद के घर के लिए चल पड़ा। अमन थोड़ी ही देर में विनोद के घर के आगे खड़ा था। अमन ने सोचा पहले आस पड़ोस से इस घर के विषय में पूछना चाहिए, इसलिए उसने उस मकान के बिल्कुल सामने एक चाय की टपरी थी, वहां जाकर चाय वाले से 1 कप चाय बनाने को कहा और सामने पड़े बेंच पर बैठ गया। उस मकान की ओर देखते हुए उसने चाय वाले से पूछा, और भाई कितने सालों से यहाँ चाय का काम कर रहे हो? साहब जब ये जगह बिल्कुल उजाड़ थी तभी से मैं अपनी चाय की दुकान चला रहा हूँ। फिर तो तुम आसपास के घरों के विषय में सब कुछ जानते होंगे? हाँ साहब, तकरीबन सभी घरों के विषय में जानता हूँ। तो फिर ये सामने वाले घर में ऐसा क्या है कि यहाँ रात को कोई सो नहीं पाता? साहब वो सोने ही नहीं देंगी इस घर में किसी को। कौन? वही जिसके ऊपर दुनिया के जितने जुल्म होते हैं वो सब किए गए थे। आखिरकार जब उसकी सांसें थम गई तब जाकर इस घर के लोगों को चैन मिला। एस्टरिस्क काका जरा खुलकर बताओ ना कि क्या हुआ था उसके साथ। साहब ये मकान बद्री प्रसाद जी का था। बेचारे बहुत सीधे साधे इंसान थे। कितनी ही बार घरवाली से दुखी होकर मेरी दुकान पर चाय पीने आते थे। उनकी घरवाली क्या थी बस पूछो ही मत, कलह का दूसरा नाम थी। सारा दिन उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी। एक ही बेटा था उनका, 1 नंबर का बिगड़ैल और अयाश। माँ का पूरा हाथ था उसको बिगाड़ने में। बद्री प्रसाद जी के एक दोस्त थे, बड़े ही सज्जन पुरुष थे। उनकी बेटी रजनी को उन्होंने अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। बस गलती यही हो गई कि उन्होंने लड़के की सगाई बिना बेटे और पत्नी की मर्जी पूछे बगैर कर ली थी, क्योंकि उन्होंने रजनी को देखा था, बड़ी ही सुंदर, सुशील और घर को जोड़कर रखने वाली लड़की थी। उन्होंने सोचा कि अगर रजनी बिटिया इस घर में आ गई तो हो सकता है उसके गुणों के आगे ये माँ बेटा अपनी हरकतों को छोड़ दें। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। रजनी ब्याह करके इस घर में आई तो आते ही उसके दुख के दिन शुरू हो गए। वो उन माँ बेटे को रत्ती भर भी पसंद नहीं थी। बद्री प्रसाद की पत्नी तो सारा ही दिन इस ताक में रहती थी कि ये कुछ गलती करें और वो अपने बेटे के हाथों उसे ऐसी मार मरवाए कि उसे नानी याद आ जाए। बेटा तो पहले ही किसी कोठीवाली को पसंद कर चुका था, उसे ब्याह कर भी घर लाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही बद्री प्रसाद ने रजनी को उस घर की बहू बना दिया। बेटे को वो एक आंख नहीं भाती थी। वो जानवरों की तरह उसे जरा सी बात पर पीटने लगता था।